नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भास्कर ज्योति है। अभी 63वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में मैंने 38वीं रैंक सिक्योर की थी और मेरा चयन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर हुआ है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म से आप सबके बीच में संवाद स्थापित करने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। दोस्तों, बीपीएससी में मेरा यह यूँ कहें तो तीसरा अटैम्प्ट था, क्योंकि मैंने 56 से 59वीं और 60 से 62वीं में मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो जो मेरा 63वीं परीक्षा में यह जो मेरा अटैम्प्ट था वो तीसरा अटैम्प्ट ज़रूर था, लेकिन प्रीलिम्स पास करने के बाद मैंने पहली बार मेंस लिखी थी और उसमें मुझे अभी 38वीं रैंक हासिल हुई है। इससे पहले मैं कि आगे की बात करूं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी या मैंने मेंस की तैयारी किस तरह से की, मैं संक्षिप्त में अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर एमफिल और पीएचडी। और 2017 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, जिसका इंटरव्यू 2018 में हुआ था, और इन सारे परीक्षाओं में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथिली लिटरेचर था। अभी मैंने यूपीपीएससी का भी मेंस दिया है और बीपीएससी के 64th का भी मैंने मेंस लिखा है। दोस्तों, मुझे पता है कि जब आप परीक्षा के प्रक्रिया में होते हैं तो आपके मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं और आप उन प्रश्नों का समाधान किसी ऐसे व्यक्ति से चाहते हैं जिनका चयन हो गया होता है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात निश्चित रूप से बता देना चाहूँगा कि चयन और ना चयन होने के बीच में फासला बहुत कम होता है। इसलिए आपने जो भी परीक्षा की रणनीति अपनाई है और जो एक चयनित विद्यार्थी ने परीक्षा की जो भी रणनीति अपनाई है, ऐसा नहीं है कि वह रणनीति बहुत अलग होता है, बहुत डिस्टिंक्ट होता है। सारी रणनीतियाँ एक जैसी ही होती है। यह बस एक मैटर ऑफ, आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस होता है, मैटर ऑफ फॉर्चून होता है कि किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी खास समय पर सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कुछ बातें बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिछले 2 अटैम्प्ट में बीपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं कर पाना मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है। चूँकि आप आज के दिन में यदि आप बीपीएससी में भी देखेंगे या यूपीएससी में भी देखेंगे तो लाखों के लाख लोग अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसमें से कुछ व्यक्ति हज़ारों में जो है सो बस प्रीलिम्स पास कर पाते हैं, जिनको मेंस देने का मौका मिल पाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलतियां करता था, या तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था अपने पूर्व के अटैम्प्ट्स में, क्योंकि जो 56 से 59वीं का प्रीलिम्स हुआ था वो तकरीबन 2014 ईस्वी में हुआ था। 2014 की वैकेंसी थी, प्रीलिम्स शायद 2014 या 15 में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट ध्यान में नहीं है। उस समय मतलब मेरा प्रीलिम्स 2-3 मार्क्स से रह गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें उस समय नहीं पढ़ी थी। जैसे करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, चूँकि बीपीएससी में तकरीबन 20 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक होता है, वो क्वेश्चन मैं नहीं करके जा पाया था, जिसके वजह से जो है सो कुछ मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया। उसी तरह 60-62 के भी एग्ज़ाम में, चूँकि मैं यहाँ जेएनयू में पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो कुछ एकेडमिक बाध्यताएँ भी थी, व्यस्तताएँ भी थी, जिसके वजह से उस समय भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह आगाह करना चाहूँगा कि चूँकि प्रीलिम्स जो होता है सो फर्स्ट स्टेप होता है, जो आपको परीक्षा के अगली प्रक्रिया में आप कैसे जाएंगे यह सुनिश्चित करता है। इसलिए यदि आप मेंस लिखने का सपना देखते हैं, मेंस लिखने का ख्वाब देखते हैं, फिर साक्षात्कार उत्तीर्ण करके फाइनली परीक्षा में सबमिट होना चाहते हैं, तो इसलिए दोस्तों, यदि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए एक अच्छी नीति और रणनीति होना चाहिए, और यह बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि मैं बिहार के प्रीलिम्स की बात करूं तो यदि आप फोकस तरीके से पढ़ेंगे तो बिहार का सिलेबस अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है। जैसे मैंने व्यक्तिगत अनुभव से पाया है कि तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है बिहार स्पेसिफिक होता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से होता है, तकरीबन 20-25 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री सेक्शन से होता है, और 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होता है, 10 क्वेश्चन मैथ्स से होता है। तो इस तरह से यदि आप पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को खंड में बांटकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी ज़्यादा सहज हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी, और वह एक अच्छे निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगी।
तो बिहार के प्रीलिम्स के लिए जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है उसके लिए आप कोई से भी, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कोई खास पुस्तक आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। बिहार स्पेसिफिक आज कई सारे पुस्तकें जो है सो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद यदि आप मेरे से कुछ रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं बताऊँगा कि जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है वह भी अच्छी है, केबीसी नानो पब्लिकेशन की किताब है वह भी बहुत अच्छी है, इम्तियाज़ अहमद की किताब है वह भी बहुत अच्छी है। लेकिन इन सारे किताबों को पढ़ने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि कई सारी जो है सो क्वेश्चंस डेट स्पेसिफिक होती है, पर्सनालिटी स्पेसिफिक होती है। उन सारे क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रख पाना एक कठिन चुनौती होती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस के सेट बनाएं, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में, आपके एक जो मानसिक पटल है उस पर अंकित हो जाए। तो मैंने पाया, मुझे मार्केट से स्पर्धा प्रकाशन की एक किताब मिली जिसमें 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, उनका संकलन किया गया है, जो कि पूर्व में बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि यदि आप उस 1000 क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो चूँकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि यदि आप बिहार का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप यदि बिहार के प्रीलिम्स संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है पॉलिटी का। पॉलिटी में मेरा ये मानना है कि बिहार के प्रीलिम्स, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस में भी लोग गलतियां करते हैं, करंट अफेयर्स में भी गलतियां करते हैं, क्योंकि यह अनिश्चित होता है कि कहां से क्वेश्चन आने वाला होता है। आमतौर पर जो हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़कर जाते हैं तो वैसा क्वेश्चन नहीं आ पाता है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम खंडों की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे अध्याय होते हैं, कुछ ऐसे खंड होते हैं जिसमें यदि आप गलतियां करते हैं तो आप निश्चित रूप से पीछे हो जाते हैं, और उस खंड में होता है पॉलिटी का क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जब तैयारी शुरू करता है तो वह सबसे पहले भारत की राज्य व्यवस्था, जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उसकी तैयारी करना शुरू करता है, क्योंकि वह रोचक होता है और आप आसपास की चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे किस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से लोगों का चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है। जैसे अभी हाल में ही हम बात करें, नागरिकता संशोधन बिल आया, उस पर तमाम तरह के डिबेट्स हुए, तो निश्चित रूप से यह हमें आकर्षित करता है कि उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसे पढ़ें। तो यदि आप पॉलिटी के क्वेश्चन में गलती करते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है सो कई अभ्यर्थियों से जिनके साथ आपका कंपटीशन है उनसे आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चूँकि लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही परीक्षा उपयोगी तरीके से लिखी गई है, तो आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करें तो आप लक्ष्मीकांत के किताब को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुझे लगता है आपको 10 बार पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट्स इस तरह से माइन्यूट पॉइंट्स हैं, माइनर डिटेल्स हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है पहली बार में आपके दिमाग में वह जा नहीं सके, लेकिन जब आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वह सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारी नियुक्तियाँ ऐसी होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन उनका या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन जब उनको हटाया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आमतौर पर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और जब क्वेश्चन आ जाता है तो उनमें हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आपको पॉलिटी अच्छे से बार बार पढ़नी चाहिए। फिर मैं बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स में हम अक्सर क्या होता है कि बाज़ार में जब कोई पुस्तक काफ़ी प्रचलित हो जाती है तो हम अपनी जो अध्ययन की सामग्री होती है, जो हमारा अध्ययन का जो तरीका होता है, हम उसी तक सीमित रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर यदि आप देखेंगे तो घटना चक्र एक बहुत ही आज के दिन में एक पॉपुलर पत्रिका हो गई है और अक्सर विद्यार्थी जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं वो घटना चक्र से ही करते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे 64th का प्रीलिम्स हुआ या अभी 65th का भी प्रीलिम्स हुआ, उसमें घटना चक्र से पढ़े गए तथ्य परीक्षा में नहीं पूछे गए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक प्रिपरेशन की रणनीति अपनाते हैं तो आपको किसी एक पुस्तक तक सीमित ना रहकर, खास करके करंट अफेयर्स में आपको प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी मीडियम से हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हो या अंग्रेजी माध्यम से तैयारी कर रहे हो, आपको हर दिन अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अखबार सिर्फ न्यूज़ का माध्यम नहीं है, अखबार सिर्फ इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा मानकर आप तैयारी करें। हिंदी माध्यम के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण तथा जनसत्ता एक अच्छा अखबार है। आप दूसरे अखबार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छे अखबार हैं। इसके अलावा यदि आप अंग्रेजी माध्यम से तैयारी करते हैं तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको डेली पढ़ना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन या नित्य अखबार पढ़ते हैं तो जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है।
प्रीलिम्स में एक खास बात यह होती है कि यदि आप किसी घटना के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और जैसे ही आपका मतलब सटीक ऑप्शन पर नज़र जाता है तो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती है। मेंस में आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं क्योंकि आपको उसमें लिखना होता है। तो ये प्रीलिम्स की एक खासियत है कि जब आप अखबार डेली पढ़ रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि यदि आप किसी चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़े हो तो प्रीलिम्स में जब इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप उसको आसानी से टिक कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक रिकमेंडेशन और देना चाहूँगा ख़ास करके अपने हिंदी माध्यम वाले मित्रों को, चूँकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कि आपका राय भिन्न हो सके। हिंदी माध्यम की जो अक्सर अखबारें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं वह बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं, और जो उसमें एडिटोरियल भी लिखा जा रहा है वह किसी एक्सपर्ट के द्वारा अक्सर ना लिखकर ऐसे कोई राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं उस तरह के लोग उसमें एडिटोरियल्स लिख रहे हैं। क्योंकि एडिटोरियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि संभव हो सके तो आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का अनुवादित कॉपी भी बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो हिंदी माध्यम के भी छात्र यदि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को या तो पढ़ सकें या फिर उसकी अनुवादित कॉपी भी पढ़ सकें तो वो आपके लिए बहुत ही सार्थक चीज़ होगी, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स हम सब लोग देते हैं, तकरीबन हम सब जो है सो एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच भी जाते हैं। कुछ एक मार्क्स के लिए हमारा प्रीलिम्स कई बार छूट जाता है। तो उसमें कई बार जो है सो क्या होता है कि जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होता है कि जैसे बिहार के प्रीलिम्स में यदि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 130 क्वेश्चन सारे लोगों को आता होता है और 20 क्वेश्चन नहीं आता होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 70, 80, 90 क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता है। उसके बाद सब कहीं ना कहीं जो है सो एलिमिनेशन के आधार पे एक तरह से जो है सो सही चॉइस करते हैं ऑप्शंस के बीच में। तो आपको यह भी अच्छे तरीके से सीखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन ना आते हुए भी आप ऑप्शंस के आधार पर एलिमिनेट करके सही सवालों तक या उसके सही उत्तर तक पहुंच सकें। तो मित्रों, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रैक्टिस बार बार करें। आज के दिन में पहले तो सिर्फ यूपीएससी की इस तरह की सामग्री बाज़ार में उपलब्ध होती थी। आज के दिन में बिहार की भी कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नित्य प्रतिदिन मतलब जो है सो एक रेगुलर इंटरवल पर बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षाएं लेती हैं और उनका क्वेश्चंस बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बाज़ार से खरीदकर घर पर खुद ही प्रैक्टिस करें। कई सारे पब्लिकेशंस भी जो है सो क्वेश्चंस का संकलन मतलब क्वेश्चंस का कंपाइलेशन उपलब्ध करवाता है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यही था प्रीलिम्स के विषय में मेरा अनुभव। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा मेंस परीक्षा की। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मित्र प्रीलिम्स बार बार पास कर जाते हैं लेकिन बार बार मेंस में असफल रहते हैं। तो प्रीलिम्स पास करना, मुझे पता है कि कुछ लोग एलिमिनेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो बहुत आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके प्रीलिम्स में जो रिक्वायर्ड कट ऑफ होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन चूंकि मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं होती है, इस वजह से मेंस में बार बार असफल हो जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो चाहे स्टेट पीसीएस का कोई भी मेंस हो। तो मेरा मानना है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो उसकी तैयारी या मतलब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो उसकी तैयारी प्रीलिम्स के दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि प्रीलिम्स बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो मेंस का जो सिलेबस होता है, आप मेंस के सिलेबस के दृष्टि से तैयारी करें, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसी भी स्टेट पीसीएस का जो पाठ्यक्रम होता है वह इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह मेंस के सिलेबस को मैक्सिमम फोकस करके मतलब मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखकर जो है सो तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, मेंस भी कई लोग देते हैं, 10,000 लोग देते हैं। जैसे 63वीं की ही परीक्षा की मैं बात करूं तो लगभग 7-8 हज़ार लोग मेंस दिए थे और जिसमें से 355 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाया। यूपीएससी में भी आप देखते हैं आमतौर पर 10,000 11,000 लोग मेंस देते हैं, उसमें से फाइनली 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसी क्या बात होती है कि मतलब 10,000 लोगों में से 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं और आपने यदि गौर किया होगा तो ऐसे लोग बार बार सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने कभी एक बार मेंस क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका बार बार चयन होता रहता है। इस बात के बावजूद कि वह बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मेंस में बार बार सिलेक्शन होता है। दोस्तों, यह इसलिए होता है कि मेंस एक कला है। मेंस मुझे लगता है कि एक कला है जो कि आप मतलब वैसे तो कहा जाता है कि आप स्कूल के टाइम से ही एक राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है उसको डेवलप करना चाहिए।
लेकिन यदि आप उस समय नहीं भी कर पाते हैं तो जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पढ़ाई के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र उस चीज़ों को नहीं करते हैं और अक्सर जो है सो पढ़ाई में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने से पहले, चूँकि मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था, तो मैं कई सारे कोचिंग्स में भी मैं मतलब किसी ना किसी भूमिका में काम कर रहा था। तो उसी एक भूमिका में मैं किसी एक कोचिंग में पिछले 3 वर्षों से मैं मेंस की कॉपी इवैल्यूएशन कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। तो हमारे सामने बहुत सारे कॉपीज़ आते हैं, तो उस आधार पर, अपने उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने पाया है कि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही एवरेज कंटेंट लिख के बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यदि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है, अच्छी हैंड राइटिंग है। कई बार आपसे कई लोग कहेंगे कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है। मैं भी बोलता हूँ हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है यदि आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही टेक्निकल बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है आपको यह लॉजिकल लगे, कई लोगों को यह रैशनल नहीं भी लग सकता है। दोस्त, आप मानेंगे कि लगभग 10,000 लोग हर साल मेंस देते हैं यूपीएससी में। 9 पेपर होता है यूपीएससी के परीक्षा में। 9 पेपर यदि आप 10,000 के भी दृष्टि से देखें तो 90,000 कॉपीज जो है वो चेक होती है 2 महीने के अंदर। और बहुत कम एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यूपीएससी में कॉपीज चेक करते हैं। चूँकि मैं एक विश्वविद्यालय से हूँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ जो कॉपी चेकिंग के प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 2 महीने के अंदर, मतलब तकरीबन 60 दिनों के अंदर 90,000 कॉपीज चेक करनी हो, आप ज़रा उनके साइकोलॉजिकल भावना को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप बहुत ख़राब हैंड राइटिंग में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या एक दिन में जो वर्किंग आवर बहुत कम होता है, मतलब जो इफेक्टिव वर्किंग आवर देखा जाए तो लगभग 6 घंटा 7 घंटा का होता है, उसमें कुछ लंच आवर भी होता है और फिर सैटरडे संडे, तो आप यदि इफेक्टिवली देखेंगे तो 50 से कम दिनों में सारी कॉपीज़ को चेक करना होता है। तो उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप यदि एवरेज कंटेंट को भी अच्छे प्रेजेंटेशन, अच्छी हैंड राइटिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एबव एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हमारे कई सारे मित्र होते हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, उनकी अध्ययन भी बहुत अच्छी होती है, डाइवर्स सोर्सेज से उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, तो इसके वजह से अक्सर उनको बिलो एवरेज मार्क्स मिल जाता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, चूँकि मैंने भी कॉपी चेक की है और हमारे ऊपर भी बाध्यता होती थी, खास करके जब मेंस का सीज़न बहुत नज़दीक हो जाता था, कि आप जल्दी और टाइम बाउंड तरीके से कॉपी चेक करके दें। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एग्जामिनर का भी एक साइकोलॉजी होता है कि जो अच्छी कॉपीज़ होती हैं उसमें मोटा जो पॉइंट्स होता है उसको अच्छे तरीके से देखा जाए। तो आप इस चीज़ को आप मतलब जो है सो गांठ बांध कर समझ लें कि जब तक आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से, मतलब मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि जैसे आमतौर पर हम बात करते हैं कि गोल गोल अक्षर होने चाहिए, प्रेजेंटेशन का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंटेशन का बिल्कुल मतलब ये है कि आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, मतलब आपके अक्षर को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। जिस समय, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, जिस समय एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे डालना पड़ गया किसी कॉपी में, निश्चित रूप से मेरे दिमाग में इरिटेशन क्रिएट होगा, मेरे दिमाग में एक नेगेटिव साइकोलॉजी क्रिएट होगी और उस समय आपको हो सकता है कि ख़राब मार्क्स मिल जाए। इसलिए आप जो है सो अच्छे हैंडराइटिंग में अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें। अच्छी हैंडराइटिंग कहने का मतलब होता है कि लेजिबल हैंडराइटिंग में, जिसको पढ़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि क्वेश्चन के डिमांड्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। क्वेश्चन का डिमांड क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी 64वीं का जब मेंस दे रहा था, तो 64वीं के मेंस में एक क्वेश्चन था कि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में जो बंदरगाह विकसित किया है, जो पोर्ट का निर्माण कर रहा है, उस बंदरगाह के विकास से भारत का अफ़गानिस्तान के साथ कैसा रिलेशन दुरुस्त होगा। अब यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, मतलब मेरी कई सारे मित्रों से बात हुई, उन्होंने क्या किया कि अक्सर इस क्वेश्चन को लिखने के बजाय उन्होंने क्या लिखा कि इंडिया ईरान का जो रिलेशन है और चाबहार पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, बस मतलब 70-80% कंटेंट जो है सो उसी पर फोकस करके लिखते रहे। बहुत सारे मित्रों से मेरी बात हुई, लेकिन क्वेश्चन का यदि आप एक्चुअल कंटेंट देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो इसमें भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन की बात की जा रही है। निश्चित रूप से इसमें भारत ईरान के भी संबंध की बात होगी। तो मित्रों ने जो है सो उस स्थिति में जो जेरांस दिलाराम हाईवे है, या किस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉटल नेक्स है ट्रेड के, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा जो हिंड्रेंस क्रिएट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों की चर्चा करनी उसमें बहुत ज़रूरी थी। और उस आलोक में फिर यह लिखना ज़रूरी था कि चाबहार पोर्ट के विकास से किस तरह से हम रोड और रेल रूट के निर्माण के साथ जो है सो भारत और अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो है सो अच्छे ट्रेड विकसित कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे एक मैं और उदाहरण बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यदि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है खास करके कि बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बॉटलनेक्स हैं, तो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत और क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विषय में जो भी चीज़ें उनको पता होती है वह लिख के आ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन स्पेसिफिक डिमांड्स है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन के एक्चुअल डिमांड्स को समझें। खास करके यदि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे, अब तो बिहार के भी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया है, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4-5 सेगमेंट होता है और 4-5 अलग अलग चीज़ें उसमें जो है सो एक्सपेक्ट की जाती है, उसमें पूछी जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन चारों सेगमेंट्स को जो है सो अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। मैं आपको एक सलाह यहाँ पर देना चाहूँगा कि यदि फॉर एग्जांपल मैं यदि एक बिहार के क्वेश्चन को मतलब डिस्कस करूँ कि बताइए कि बिहार में बाढ़ की समस्या कब से है और कोसी क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले समस्याओं का विवरण दें तथा बाढ़ से निजात पाने के लिए किस तरह के जो है सो उपाय किए जा सकते हैं। तो यदि आपने गौर किया होगा तो इसमें 3 क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की समस्या कब से है, कोसी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का विवरण दें और बाढ़ से निजात पाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। जब आप इन तीनों क्वेश्चन को लिखेंगे तो आप प्रयास करें कि 3 अलग अलग सब हेडिंग में इस तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कई मित्र क्या होते हैं कि अभी भी बिहार में खास करके मैंने देखा है कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आंसर लिखते हैं। वो पूरा क्वेश्चन जो है सो पैराग्राफ में लिखेंगे, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही नैरेटिव अप्रोच होता है और उन सारे क्वेश्चंस में से हो सकता है किसी एक पार्ट को उन्होंने 70% पोर्शन दे दिया, फिर जो तीसरा पार्ट है उसको हार्डली 2 लाइन में वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं और आपको पता है कि कोई क्वेश्चन 50 मार्क्स का है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि 16-17 मार्क्स का जो है सो हर एक सेक्शन है। तो आप हर एक सेक्शन को प्रोपोर्शनली उतना ही टाइम एंड स्पेस अलॉट कीजिए जितना आप किसी दूसरे पार्ट को कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस को सब हेडिंग्स के फॉर्म में लिखें। तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उसके बाद आप एक और जो अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं, जो आपका की पॉइंट्स होता है उसे हाईलाइट ज़रूर करें। एक कलम से भी कर सकते हैं। अब यह भी कुंठा थी, जब मैंने 63 का मेंस दिया था मेरे मन में भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है कि फॉर एग्जांपल आप यदि नीली स्याही से लिख रहे हैं तो आप काली स्याही से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जो मेन पॉइंट्स होता है। लेकिन बीपीएससी में कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आया था कि आपको एक ही रंग की स्याही का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, चूँकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैंने एग्ज़ाम में नीली स्याही से लिखकर काली स्याही से अंडरलाइन किया था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। यूपीएससी में भी मेरा जीएस में यदि कुल मार्क्स देखा जाए तो 420 से ज़्यादा था, 420 और 30 के बीच में मार्क्स था। और बीपीएससी के भी अभी परीक्षा में मेरे अच्छे मार्क्स हैं जीएस में। तो मैं आपको निसंदेह कह सकता हूँ कि आपको भी ऐसा करने से लाभ ही होगा। कई लोग प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ डायग्राम्स बनाने से समझते हैं। डायग्राम बनाना ही प्रेजेंटेशन नहीं होता है। मैं चूँकि खुद कॉपी इवेल्युएशन करता हूँ तो मैंने देखा है कि अननेसेसरीली कई स्टूडेंट्स ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। डायग्राम निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन कई लोग जो है सो अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता हूँ, तो सिर्फ यदि डायग्राम के बेसिस पर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो वह बिल्कुल निराधार होगा। इसलिए प्रेजेंटेशन का तात्पर्य है कि आप अलग अलग सब हेडिंग्स में लिखें अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को अलग अलग सब हेडिंग्स में प्रेजेंट करें। मेन जो की पॉइंट्स होता है उनको अंडरलाइन करना ना भूलें। अब एक गलती और हमसे आमतौर पर होती है कि जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं, यदि आप देखेंगे कि उस समय जो आपकी हैंडराइटिंग होती है वह बहुत ही अच्छी होती है, मतलब आप बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप अपने अंतिम पृष्ठ को देखेंगे तो जो ऐसा लगता है कि जो पहले पृष्ठ पे लिखा गया है वह अंतिम पृष्ठ पे किसी और व्यक्ति ने लिखा है। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने पहले कुछ आंसर्स लिखने में अच्छी हैंडराइटिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी क्वेश्चन आप लिख रहे होते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी बिगड़ गई होती है और आप अंडरलाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन यदि आपने शुरू में किया है तो आप उसे आखिरी तक मेंटेन रखें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब भी आप ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोशिश करें कि यदि नेशनल लेवल का क्वेश्चन है तो आप उसमें इंडिया का मैप बनाएं। यदि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप उसमें बिहार का मैप बनाएं और मैप्स के जरिए जो है सो जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको मैप्स के जरिए शो करने की कोशिश करें। जैसे 64वीं के ही परीक्षा की यदि बात करूं मैं, तो 64वीं के परीक्षा में अभी वाटर क्राइसिस पर एक क्वेश्चन था। तो ठीक है, मतलब
और मतलब बीपीएससी का ऐसा पैटर्न है, मुझसे आप एग्री करेंगे कि बीपीएससी का इस तरह का पैटर्न है मेंस का कि हर एक व्यक्ति को पता होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, चॉइस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सब लोग कमोबेश इस चीज़ को गेस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आने वाला होता है। तो जब आपको पता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है और हर एक व्यक्ति वही क्वेश्चन लिख रहा है, वही आंसर लिख रहा है, तो उसमें फिर आपको अच्छे मार्क्स कैसे आए, यह आपको सोचने की आवश्यकता है। तो उसी में आपका प्रेजेंटेशन आपको लोगों से भिन्न करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बोल रहा था, यदि वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन आता है तो सब लोग वाटर क्राइसिस के बारे में निश्चित रूप से लिखेंगे। तो उसमें जैसे कि मैंने किया था या आप भी कर सकते हैं, इससे भी बेहतर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया का मैप बना लेते और इंडिया का मैप बना के जहाँ जहाँ वाटर क्राइसिस वाला रीजन है उस रीजन को थोड़ा बहुत आप अलग अलग, जिस तरह से हम देखते हैं ना जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें एक टेबल बॉक्स बना के टेबल लिखा हुआ रहता है जिसमें कुछ बिंदु होता है, क्रॉस मार्क्स होता है, जिसमें यह दिखाया गया होता है अच्छा इस रीजन में इस तरह की समस्याएं हैं, इस रीजन में काली मिट्टी पाई जाती है, इस रीजन में जो है सो मॉन्टेनियस सॉल्ट मतलब जो सॉइल होता है अलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रूव होता है। कई लोगों ने मेरे से बात की थी कि वो इंडिया का मैप बहुत अच्छे से नहीं बना सकते हैं, मैं भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है या तो ऊपर का रीजन काफ़ी ज़्यादा जो है सो विस्तृत हो जाता है, नीचे का सिकुड़ जाता है, तो ये समस्या आमतौर पर कई सारे मित्रों के साथ होती है। तो इस समस्या के लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि जैसे आप इस तरह की सिंपल ड्राइंग कर सकते हैं। एक आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया तो ये कमोबेश जो है मतलब इंडिया का मैप नहीं है, लेकिन ये कमोबेश इंडिया के मतलब स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। और इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पर आपने इस तरह से एक सर्कल वाला ड्राइंग, इस तरह से सर्कल का एक ड्राइंग कर दिया, तो यह एक सिंबॉलिक मीनिंग हो जाएगा कि यह जो है ऊपर हमारा कश्मीर का पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और यह जो हमारा गुजरात राजस्थान वाला जो पार्ट, तो गुजरात का पार्ट है। तो आप एक तरह से सिंबॉलिक जो है सो इंडिया का मैप बना सकते हो और नीचे लिख सकते हैं दिस इज़ ए सिंबॉलिक मैप ऑफ इंडिया। यह लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि यह डेरोगेटरी भी हो सकता है कि आप इंडियन मैप को इस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये आप नीचे जरूर लिखें कि दिस इज़ ए सिंबॉलिक मैप ऑफ इंडिया, और आप इस मैप पर जो है सो लोकेट करके चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे मुझे याद है 63rd के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि देश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे यदि आप इस मैप को ना भी बनाएं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सुलभ होता है कि आप लोअर पार्ट के इंडिया के जो है सो जो नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट है उसको बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत सहज होता है कि पेनिनसुलर पार्ट को फिर भी ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। तो और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स यदि आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है साउथ इंडिया या पेनिनसुलर पार्ट में ही है। ऑब्वियसली कुछ उत्तर प्रदेश में नरोडा में है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल इस तरह से जो लोअर पार्ट का मैप है वो बना दिया, और मैंने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पॉइंट को यहाँ इस तरह से दिखा दिया। तो ये आप इस तरह के सिंपल डायग्राम्स से अपने आंसर के क्वालिटी को, अपने आंसर्स के गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था, मुझे याद है 63rd के मेंस में, मतलब किसी जगह पर इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश होता है उसके क्या पैमाने होते हैं, और क्या मतलब क्या व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ए पर्टिकुलर रीजन, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो कई सारे लोग मतलब जो है सो मोस्टली पॉइंट्स में लिख के आए। तो मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैंने दिखाया कि ऐसा ही मैप ड्रॉ करके कि ये देखिए मतलब जो कोयला का क्षेत्र है, या तो ये छत्तीसगढ़ वाला जिसके हम गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, उस छत्तीसगढ़ के रीजन में गोल्डन क्रेसेंट इस तरह से कोयला उत्पादन का क्षेत्र है, या फिर जो तमिलनाडु में कुछ रीजन्स है जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है, तो या फिर जो गुजरात में इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब जो ओशन जो क्षेत्र होता है, समुद्र का तट होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो मैंने कुछ 5-6 लोकेशन इंडिया के मैप पे इस तरह से दिखा दिया, और सारे को मैप पे ही मैंने रीजन बताया कि ये जो है सो रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो है सो पावर कंजम्पशन ड्रिवन इंडस्ट्री हैं, कुछ मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री हैं। तो बातें आपने भी वही लिखी होंगी, मुझे पता है, क्योंकि यही बातें आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैप में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देने से क्या हुआ कि मेरे अंक थोड़े अच्छे आ गए, और यही रीज़न रहा कि मेरा रैंक भी अच्छा आ गया। तो दोस्तों इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आंसर राइटिंग का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, आंसर राइटिंग एक कला है, मैंने पहले भी बताया, और यह कला आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। यह आप यदि ऐसा सोचेंगे कि मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद किसी कोचिंग में मैं मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लूँ तो उससे मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छे कर लूँगा। कुछ लोग अच्छा कर भी लेते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा इंप्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मित्र, बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जो यह वीडियो देख रहे होंगे और जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, मास्टर्स में होंगे, और वो कहीं ना कहीं मतलब जो है सो आगे तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे।
तो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सलाह देता हूँ, सजेशन देता हूँ कि आप जब अपनी तैयारी अभी इस समय कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पर एक कुछ ना कुछ लिखने की एक कला विकसित कीजिए। चाहे कुछ भी लिखें, आप कविता लिख रहे हो, आप कहानी लिख रहे हो, आप किसी पॉलिटिकल मैटर जो आप आमतौर पर जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। यह एक्सप्रेशन धीरे धीरे विकसित होता है, जो एक्सप्रेशन की कला होती है वह धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए आप आंसर राइटिंग का प्रयास शुरू से ही करते रहे। चाहे आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डे टू डे बेसिस पर जो है सो क्वेश्चन अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पर। आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, फिर आप ग्रुप्स में उसे जो है सो डिस्कस कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे, और चूँकि ग्रुप्स का चर्चा आया है, तो ग्रुप्स मुझे लगता है कि जब आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है ग्रुप का एक बहुत बड़ा, जो जिसे आप पीयर ग्रुप कहते हैं ना, दोस्तों का जो एक समूह होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मिसाल के तौर पर यदि मैं अपने ही ग्रुप की बात करूं तो हमारे ग्रुप में कुछ 6-7 लोग थे, और आज 6-7 के 6-7 लोग जो हैं सो अच्छे मतलब जो है सो किसी न किसी परीक्षा के थ्रू किसी न किसी पोस्ट पर आज के दिन में पहुंच चुके हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो निरर्थक बातें करने से अच्छा है। आमतौर पर हम पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं, आमतौर पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन यदि आप एक अच्छे ग्रुप में हैं, यदि आप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपने जो लिखा है, दूसरों ने जो लिखा है, या एक विषय तय करके आप हर दिन उस पर जो है सो डिस्कस करेंगे एक नियोजित समय पर, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। डिस्कशन में भी पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव होगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी पर्सनालिटी किसी एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती है। आप कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दे देंगे तो उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक सतत प्रक्रिया है जो कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। तो उसी तरह आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ग्रुप्स में काफ़ी इंटरेक्शन करें। यदि आपको मौका मिलता है तो आप स्टेजेस पर, जहाँ भी आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, वहाँ पे स्टेज फियर को दूर करें, स्टेज पर सम्मिलित हों, अलग अलग प्रक्रियाओं में सम्मिलित हों। तो इससे आपका ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जो कि इस पूरे प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक ब्यूरोक्रेट बनना मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी लेके, कहा जाता है कि ए ब्यूरोक्रेट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन। ये बहुत सही बात है कि मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स होना चाहिए या सोशियोलॉजी में मास्टर्स होना चाहिए तभी आप जो है सो एक ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। तो यह कुछ बातें थी परीक्षा से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों में जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप अखबार ज़रूर पढ़ें। अखबार पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अखबार सिर्फ न्यूज़ का संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है। आपको अखबार हर दिन पढ़ना चाहिए। आंसर राइटिंग आप बहुत पहले पूर्व से शुरू करें, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आंसर राइटिंग आपको नियमित आधार पे, नियमित तौर पे करना चाहिए। तभी जो है आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आप एक अच्छे ग्रुप का फॉर्मेशन करें, उस ग्रुप में जो है सो आप नित्य रूप से जो है सो डिस्कस करते रहें। अच्छे हैंडराइटिंग डेवलप करने की कोशिश करें। कई मित्रों की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस से कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि असंभव होता है। आप अच्छी हैंडराइटिंग में चीज़ों को लिखें, सब हेडिंग्स में लिखें, क्वेश्चन के हर एक कंपोनेंट को एड्रेस करें, हर एक सेगमेंट को एड्रेस करें। ये सब कुछ बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि मुझे लगा आपके साथ साझा करने से आपका कुछ लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से आपके साथ प्रीलिम्स और मेंस के विषय में खास करके विस्तार से बात किया। इंटरव्यू तो ऐसी चीज़ होती है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। आप इंटरव्यू के लिए जो पर्सनालिटी लेके जाते हैं वो एक दिन में विकसित नहीं कर सकते, इसलिए वो सतत प्रक्रिया को फॉलो करते रहें, कॉन्फिडेंट रहे। हर व्यक्ति एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, एंटिटी होता है। हर एक व्यक्ति की रणनीति अलग हो सकती है, नीति अलग हो सकती है। आप जो भी रणनीति फॉलो कर रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ते रहें, लेकिन एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा है, इसमें मुझे लगता है मेरिट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। कई बार क्या होता है, आपको सफलता मिलने में देर लग सकती है, तो आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। आप कभी यह ना सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। एक सलाह और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी बेशक करें, लेकिन दिमाग में एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन ज़रूर रखें। यदि संभव हो सके तो आप हायर एजुकेशन में जाएं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इससे आपका नॉलेज का बेस भी डेवलप होगा। आप काफ़ी ब्रॉडली चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे, और आप एक तरह से सिक्योर्ड भी रहेंगे कि आप अनिश्चितता की स्थिति नहीं रहेगी, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इंगेज्ड रहेंगे। तो आप हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। गैप होने से वैसे भी इंटरव्यू में भी परेशानी हो सकती है। तो यह कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है कि आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आप सबके साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।